वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर स्ट्रम थ्योरी एंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक है, हमने एक एग्जांपल सोल्व किया था लास्ट लेक्चर में और उसकी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन हमने फाइंड आउट करे थे। इसमें हम एक और जनरल एक क्वेश्चन लेके चलेंगे और उसका आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन निकालेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। और उसके बाद हमने क्या बोला था कि हम सॉल्यूशन का एनालिसिस करेंगे, मतलब सम ट्रिक टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन एंड टू कैरेक्टराइजेशन ए डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक दैट वी हैव सॉल्व्ड इन लास्ट लेक्चर, और इसमें हम सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल would find out the eigenvalue and the eigenfunction of a differential equation, and the differential equation given to us is d square y upon dx square plus lambda y is equal to 0. This is the our differential equation and with boundary condition, और boundary condition क्या है हमारे पास? y of 0 is equal to y of 2c and y dash 0 is equal to y dash 2c where c is a constant. Is that clear? z is any real number. तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास बाउंड्री कंडीशन। तो जस्ट हम पिछले वाले में हमने करा था कि हमारे पास ये बाउंड्री कंडीशन थी हमारे पास, जिसमें थी y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y ऑफ पाई 2 पाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था। अब बच्चों देखो, इसमें हमारे पास अगर मैं इन बाउंड्री कंडीशन को हमारे पास जो जनरल कंडीशन होती है बाउंड्री कंडीशन, उसके साथ कंपैरिजन करो तो ये क्या है हमारे पास? a1 इंटू वाई ऑफ a, ठीक है, माइनस इसको माइनस करके इस तरफ लेके आ सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस y ऑफ b1 इंटू वाई ऑफ 2c इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? जो जनरल हम लेके चलते हैं, तो ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन दी हुई है। तो जस्ट हम जल्दी करेंगे हम कि हमने केस चलाने हैं किस पे? लैम्डा पे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा व्हिच इज नोन एज आइगन वैल्यू ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हमने क्या मान लिया? इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो नाउ लेट अस फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इन फर्स्ट केस विल लेट लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके लिए काम है कि हमारे पास जो फर्स्ट केस है उसमें हमने लैम्डा इज इक्वल टू 0 लेंगे, और जो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। बट हमें इसके लिए आइगन वैल्यू के लिए हमने क्या निकालना है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो दिस इज योर वर्क टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन कोरस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा इज इक्वल टू 0। और उसके बाद हमने क्या निकाला था? लैम्डा लेस देन 0। इसके लिए मैंने सॉल्यूशन निकालना है, तो इसके लिए सॉल्यूशन आप इजीली निकाल सकते हो, और जो सॉल्यूशन आएगा उसकी एक ही पॉसिबिलिटी होगी, जो क्या होगा? ट्रिवियल। but we have to find out the non-trivial solution. So this case is also give us only trivial solution. So we have to find out the solution corresponding to the lambda is greater than 0. तो lambda की वैल्यू जब greater than 0 होगी तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको सीधा उसके लिए केस डिस्कस करने हैं, उसके लिए सॉल्यूशन लेके आने हैं, जिसमें हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आई है इसकी, उसके जो रूट्स हैं वो क्या हो? हमारे पास इमेजिनरी रूट हो। इमेजिनरी रूट के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग ही हमारे पास आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास, मतलब आप क्वेश्चन करोगे, एक्सरसाइज करोगे, उसके बाद आपके पास खुद ये इंस्टीट्यूशन आएगी कि हमारे पास जो आइगन वैल्यू या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का एग्जिस्ट करता है इस इक्वेशन का, हमारे पास बाउंड्री कंडीशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 99.9 केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास इसके इमेजिनरी रूट में ही आएगा। अब देखो बच्चों, हमने इसको क्या माना है? लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। तो लैम्डा किस टाइप का होगा? मान लो लैम्डा अल्फा स्क्वायर टाइप का होगा। अल्फा स्क्वायर हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारे पास जो रूट में है वो कंफ्यूजन ना हो। तो कंप्लीट नंबर बनाने के लिए हम लैम्डा स्क्वायर ले लेते हैं, बिकॉज वी हैव to here in the equation d square. To find out the solution in d square, in the simplest form we take alpha is equal lambda is equal to alpha square. Is that clear? Now we discuss this case. So it is case number 3. ये हमारे पास है केस नंबर 3। केस नंबर 3 है हमारे पास कि हमारे पास जो लैम्डा है वो क्या है? ग्रेटर देन 0। तो we have let lambda is equal to alpha square, which we have to find the value of lambda corresponding to this equation, which is known as eigen function. So let us discuss. Then this equation can be written as in symbolical form. It is d square plus y into lambda
इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आई है वो आई हमारे पास डी स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें आई हमारे पास डी स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या पुट करेंगे, डी इज इक्वल टू एम। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज एम स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, डी स्क्वायर प्लस 1 या फिर लैम्डा। ठीक है, डी स्क्वायर प्लस लैम्डा इनटू वाई। अब देखो एम स्क्वायर प्लस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या हमारे पास अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट इज गिव m square is equal to minus alpha square which is m is equal to plus minus alpha iota। ये हमारे पास आ गए इमेजिनरी रूट्स, और इमेजिनरी रूट्स के कोरस्पोंडिंग हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आता है वो हमारे पास आता है y ऑफ इज इक्वल टू c1 cos ऑफ alpha x प्लस c2 sin ऑफ alpha x where alpha square is lambda। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, आ गया हमारे पास। अब हमें तीसरे केस में ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। मतलब हमने जो आधा क्वेश्चन है वो आपके लिए छोड़ दिया, यानी दो केस आपको डिस्कस करने हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज लेस देन 0, वो केस अगर आप डिस्कस करोगे, हालांकि मैंने वो केस लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिए एक क्वेश्चन में, लेकिन उसके बाद मैं इस लेक्चर में एक जनरल क्वेश्चन लेके चल रहा हूं कि इसके मतलब उसमें हमारे पास मोस्टली क्या था कि डेरिवेटिव यूज नहीं हुआ था इन बाउंड्री कंडीशन, और इसमें हम बाउंड्री कंडीशन में डेरिवेटिव भी दिया हुआ है। मतलब जनरल क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? नाउ टेकिंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, अब हम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लेते हैं, y ऑफ 0 इज इक्वल टू y ऑफ 2c। ये हमारे पास है स्टूडेंट। तो अब देखो मैं ऐसे लिख देता हूं, मतलब फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है, ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड बाउंड्री कंडीशन है। तो फर्स्ट के कोरस्पोंडिंग में इसमें y ऑफ 0 पुट करूं यहां पे, तो ये आ जाएगा c1 cos ऑफ 0 प्लस c2 sin ऑफ 0, बिकॉज 0 इंटू अल्फा इज 0, तो हमने वहां पर 0 लिख दिया। ये हो जाएगा यहां से अब x की जगह क्या करना है, 2c पुट करना है, तो ये जाएगा c1 cos ऑफ 2c अल्फा प्लस c2 यहां पे हो जाएगा sin 2c अल्फा। इज दैट क्लियर? अब हमें पता है कि sin 0 क्या होता है, 0 होता है, तो हमारे पास ये टर्म यहां से आउट, बिकॉज ये हमारे पास 0 हो गया। अब देखो cos 0 क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या रह गया सिर्फ c1। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस तरफ लेके आएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें से c1 कॉमन आ गया, तो ये बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस cos ऑफ 2c अल्फा इंटू c1 माइनस sin ऑफ 2c अल्फा इज इक्वल टू 0 और इंटू c2 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन ए मान लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ए। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगाने से इक्वेशन आ गई। उसके बाद हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, यानी सेकंड बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है कि y डैश। ठीक है, अब इसमें देखो y डैश यूज हो रहा है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहां से y डैश x क्या आ जाएगा, इट इज माइनस ऑफ c1 cos का माइनस sin अल्फा x है, और इसका जब करेंगे हम तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा c2 sin का cos ऑफ अल्फा x करेंगे तो अल्फा वो हमने ऑलरेडी आगे ले लिया है। अब ये देखो, ये हमारे पास आ गया y डैश x। तो हमारी जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है उसमें हमने y डैश यूज करना है, तो हमारे पास है y डैश 0। सिमिलरली ये हमने किया था, इसलिए इस सिमिलर तरीके से हम इसको भी करेंगे। तो y डैश 0 क्या होगा, माइनस ऑफ, देखो sin 0 करेंगे हम तो माइनस ऑफ x की जगह हमने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू c1 sin ऑफ 0, बिकॉज 0 इंटू समथिंग 0 प्लस अल्फा इंटू c2 cos ऑफ 0 इज इक्वल टू। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, 2c y डैश 2c, ये हमारे पास, तो अब पुट करेंगे तो ये जाएगा माइनस ऑफ अल्फा इंटू c1 साइन ऑफ 2c अल्फा प्लस c2 अल्फा इंटू c2 cos ऑफ 2c अल्फा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो सिमिलर तरीके से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो sin 0 0
तो ये हमारे पास क्या हो गया, नेग्लेक्ट। ठीक है, ये डिलीट हो गया यहाँ से। अब यहाँ से करेंगे तो cos 0 1, तो हमारे पास क्या रह गया सिर्फ यहाँ पे अल्फा इंटू C2। ठीक है, अब इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, तो इट इज अल्फा इंटू C1 साइन ऑफ 2C अल्फा। इसको इस तरफ लेके आए हैं, प्लस इसमें से क्या कॉमन आ गया, अल्फा C2 कॉमन आ गया, तो इट इज 1 माइनस cos ऑफ 2C अल्फा इंटू अल्फा इंटू C2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम B। इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों, अब जो इक्वेशन A आई है और इक्वेशन B आई है, अब हमें इस इक्वेशन के लिए चाहिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, लास्ट क्वेश्चन जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, उसमें मैंने बताया था कि दो इक्वेशन यानी a1 into x a2 into y is equal to 0, b1 into x into b2 y is equal to 0, इसका हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जब एग्जिस्ट करेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन तो y is equal to 0 x is equal to 0, ये तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। लेकिन अगर इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए जो डिटरमिनेंट हमारे पास, मैं इसी में कर दूं, तो ये जो डिटरमिनेंट हमारे पास, ये डिटरमिनेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इसमें जो वेरिएबल थे वो क्या थे, एक्स वाई, और इन दो इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल है वो क्या है, C1 और C2, तो उसके कोरस्पोंडिंग हमें क्या निकालना है, इसका डिटरमिनेंट। तो हम डिटरमिनेंट निकालते हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा। तो वो देखो क्या आएगा, C1 के कोरस्पोंडिंग क्या आता है, 1 माइनस cos ऑफ 2C अल्फा, ये आ गया। C2 का जो कोफिशिएंट है वो है माइनस ऑफ साइन ऑफ 2C अल्फा, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन के कोरस्पोंडिंग। और जब हम सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास C1 का जो कोफिशिएंट है वो है हमारे पास अल्फा इंटू साइन ऑफ 2C अल्फा, और सेकंड का C2 का कोफिशिएंट है वो हमारे पास अल्फा इंटू 1 माइनस cos ऑफ 2C अल्फा। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास डिटरमिनेंट है इन दो इक्वेशन के कोरस्पोंडिंग। अब हमें ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल चाहिए, 0 के इक्वल चाहिए। ठीक है, तो 0 के इक्वल चाहिए, हमने 0 के इक्वल रख दिया। अब हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, देन एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट, वी फाइंड आउट दैट दिस इनटू दिस, तो ये जो आएगा हमारे पास अल्फा इंटू 1 माइनस cos ऑफ 2C अल्फा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर 2C अल्फा। इज दैट क्लियर? और ये किसके इक्वल हमारे पास, 0 के इक्वल है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, अल्फा कॉमन आ रहा है, तो अल्फा को ले लो कॉमन यहाँ पे, और ये बच्चों हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, तो इट इज 1 प्लस cos स्क्वायर 2C अल्फा माइनस 2 ऑफ cos ऑफ 2C अल्फा, और अल्फा को हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, ये तो ये क्या रह गया, साइन स्क्वायर 2C अल्फा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, cos स्क्वायर 2C अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 2C अल्फा, ये क्या होगा हमारे पास 1, और एक 1 ऑलरेडी है, तो ये हो गया हमारे पास अल्फा इंटू 2 माइनस 2 ऑफ cos ऑफ 2C अल्फा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है, या तो क्या हो, अल्फा 0 हो, या हमारे पास क्या हो, ये फैक्टर 0। अच्छा, इसमें से भी 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास रह गया 2 अल्फा। अब बच्चों अगर ये हमें 0 चाहिए और अगर अल्फा 0 हो गया तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, यानी हमारे पास दो केस हो गया, अगर लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो रही है, अगर लैम्डा 0 हो गया तो अल्फा 0 हो गया तो लैम्डा की वैल्यू 0। और ये केस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसके कोरस्पोंडिंग हमें सिर्फ क्या मिल रहा है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो सिर्फ ये हमारे पास कि जो 1 माइनस है cos ऑफ 2C अल्फा है वो क्या हो, 0। इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों, ये 0 है तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और 1 कितने पे होता है, cos पाई के इवन मल्टीपल, यानी cos ऑफ 2n पाई। ठीक है, इस पे होता है। अब देखो यहां से जो 2C अल्फा है, 2C अल्फा, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 2n पाई, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो अल्फा की वैल्यू आ गई n पाई अपॉन c, और जो n की वैल्यू है वो क्या होगी, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास आ गई, तो ये वैल्यू आई है, ये हमारे पास आई है आइगन वैल्यू। ठीक है,
तो इस अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू एन पाई अपॉन सी, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आ गई आइगन वैल्यू, दिस इज अवर आइगन वैल्यू। इसको हम रब कर देते हैं आगे, ये मैं एक बार रिपीट कर देता हूं यहां तक। ये हमारे पास आइगन वैल्यू कैसे आई है, हमने कौन सा केस लिया था, जब लैम्डा क्या हो ग्रेटर देन 0, तो लैम्डा किस टाइप का होगा, अल्फा स्क्वायर टाइप का, वेयर अल्फा इज एनी रियल नंबर we have to find out which is after solution of this equation which is n pi upon c whole square, is that clear? तो इसके कोरस्पोंडिंग हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, फिर d को m पुट किया, उसके बाद हमारे पास इमेजिनरी रूट आए तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर ये आया, ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद हमने फर्स्ट जो बाउंड्री कंडीशन थी उसके कोरस्पोंडिंग ये इक्वेशन आ गई, फिर सेकंड बाउंड्री कंडीशन के कोरस्पोंडिंग ये इक्वेशन आ गई। अब हमें इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, तो इस डिटरमिनेंट को क्या होना पड़ेगा, 0, डिटरमिनेंट 0 के इक्वल रख के हमने जो वैल्यू निकाली है वो या तो एक आ गई अल्फा इज इक्वल टू 0 और एक आ गई अल्फा इज इक्वल टू n पाई अपॉन c। अल्फा इज इक्वल टू 0 ये हमारे पास नॉट पॉसिबल होगा, ठीक है, बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू 0 हो गया तो लैम्डा 0 हो गया, और वो केस हमने पहले डिस्कस कर लिया, जिसके कोरस्पोंडिंग सिर्फ हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है। तो अल्फा की वैल्यू ये आ गई और ये हमारे पास क्या आ गई, आइगन वैल्यू। अब हमें आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग आइगन फंक्शन चाहिए, तो आइगन फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इस लैम्डा की वैल्यू, ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आई है, या फिर अल्फा की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे तो उससे कोरस्पोंडिंग हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। और इसमें जो n की वैल्यू है वो क्या है, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, इवन सॉरी पॉजिटिव नेचुरल नंबर है सारे। अब देखो बच्चों, अब मैं इस लैम्डा की वैल्यू को, अल्फा की वैल्यू को इसमें पुट करता हूं, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा y ऑफ x, इसको जिसको हम क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन, तो वो क्या बनेगा, c1 cos ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या है, n पाई अपॉन c, तो n पाई अपॉन cx, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर प्लस c2 और यहां पे हम लिखेंगे सेकंड c2 साइन ऑफ n पाई अपॉन c इनटू x, इज दैट क्लियर? दिस इज आवर, और साथ में हम लिख भी देते हैं where n is equal to 1 2 3 and up to so on, this is our आइगन फंक्शन, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, कोरस्पोंडिंग आइगन फंक्शन आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आइगन फंक्शन है और ये हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन कोरस्पोंडिंग टू दिस बाउंड्री कंडीशन। देखो अब ये ऐसे सोल्व करते हैं हम किसी इक्वेशन को, किसी क्वेश्चन को, इसमें हमारे पास डेरिवेटिव भी यूज हो रहा था, तो मैं बताना चाह रहा था कि डेरिवेटिव यूज हो तो क्वेश्चन को किस टाइप से हम टैकल करते हैं, और पिछले वाले में तो हमारे डेरिवेटिव का जरूरत ही नहीं थी, उसमें हमारे पास सिंपल क्वेश्चन था, वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो यही दो टाइप है और इसी इक्वेशन के हमने सॉल्यूशन का एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है सॉल्यूशन का, ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पहले डिस्कस करा है, इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास आइगन फंक्शन है और ये हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यू। नाउ डिस्कस एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप दिस। इसको हम, ये तो चल क्वेश्चन है जनरल, लेकिन ऐसे इक्वेशन का वेयर y का कोएफिशिएंट है वो किसका फंक्शन होगा, x का, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन का हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, वो देखो। नाउ विद एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेट अस कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन d square y upon dx square plus q of x into y is equal to 0, ठीक है, ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर ली, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि y डबल डैश प्लस q of x into y is equal to 0। अब इसके सॉल्यूशन पे हम, और सॉल्यूशन कौन सा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, उस पे हम केस डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट केस हमारे पास, केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट क्या है, जो ये वेरिएबल y का वेरिएबल है जिसको हमने qx बोला है, फंक्शन ऑफ x, ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा ये कंटिन्यूअस, ठीक है, इफ q ऑफ x इज continuous and q of x is less than 0 for all x, ठीक है, उसके बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने क्या मान लिया, y, ठीक है, लेट yx इज ए नॉन ट्रिवियल, ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन
ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद इस सॉल्यूशन पे हमें क्या क्या वैल्यू मिलेगी। फर्स्ट क्या है हमारे पास कि y of x have at most 10 in R। ठीक है, where R is the set of real number। इसकी जो yx की ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, एक जीरो हो गए, सिर्फ एक रूट होगा। दूसरा है इसी का केस कि इफ y of x have 0 in R then y dash x has no 0 in R। ठीक है, कि अगर yx की 0 है तो y dash x की उस पॉइंट पे 0 नहीं होगा, यानी अगर कोई रूट y of x का रूट आ गया तो y dash x का नहीं आएगा। ठीक है, एक इसका उल्टा है सिमिलरली, जिसको हम थर्ड बोलते हैं कि इफ y dash x have 0 in R then y of x has no 0 in R। ठीक है, ये हमारे पास होगा थर्ड केस कि अगर सॉल्यूशन के डेरिवेटिव की कोई जीरो है तो वो जो जीरो है वो सॉल्यूशन की नहीं होगी, मतलब yx की नहीं होगी। ये हमारे पास थर्ड केस, थर्ड इसका रूल है। फोर्थ है कि हमारे पास जो yx है सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और उसका डेरिवेटिव दोनों क्या होंगे, मोनोटोनिक फंक्शन होंगे। yx एंड y dash x आर मोनोटोनिक फंक्शन ऑन R। ठीक है, ये मोनोटोनिक होंगे, आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आइदर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, हमारे पास ये है। और लास्ट है हमारे पास कि जो लिमिट निकालेंगे हम, लिमिट ऑफ yx एक्सटेंड टू इंफिनिटी, तो ये कितनी आएगी, इंफिनिटी। और सिमिलरली इसके डेरिवेटिव की लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी ऑफ y डैश x इज आल्सो इंफिनिटी। तो इसके सॉल्यूशन की हमारे पास ये प्रॉपर्टीज होंगी। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास था फर्स्ट केस, जिसमें हमारे पास जो qx था वो क्या था, लेस देन 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। x की हर एक वैल्यू के लिए qx क्या होना चाहिए, लेस देन 0 यानी नेगेटिव होगा। ठीक है, और कंटिन्यूअस था। ये हमारे पास था फर्स्ट केस। सेकंड केस में हम क्या लेंगे, qx को ग्रेटर देन 0 लेंगे फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। नाउ लेट अस डिस्कस सेकंड केस ऑफ दिस सॉल्यूशन for same differential equation, which is y of double dash plus qx into y is equal to 0. So in this case we have discussed if q of x is continuous and qx is less than 0 for all x belonging to the R plus, where R plus is denoted the set of all positive real number, and assuming that the integration from 1 to infinity of qx with respect to x, this is value is infinity. Now for this condition we have a solution which is y of x. Let y of x is a non-trivial solution of this equation. Now we have a property of this solution. The first property is that y of x has countably infinite 0 in R plus, only in R plus, not in R, because here q of x is greater than 0, यहाँ पे less than 0 नहीं, greater than 0 होगा। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड केस है। तो फर्स्ट क्या हमारे पास, y of x have countably infinite 0 in R plus, set of all positive real number. Similarly for second, y dash x have countably infinite 0 in R plus. Both y of x and its derivative contains countably infinite 0 in R plus, and in last case where q of x is less than 0, y of x and y dash x are monotonic, but in this case y of x and its derivative are not monotonic in R plus. So third is that y of x and y dash x are non-monotonic in R plus. So these are the some properties of a
differential equation this where q of x is greater than 0 for all x belong to r plus and value is this। ये हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए कि अगर हम उसका इंटीग्रेशन करें फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ऑफ क्यू एक्स, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट, उसकी वैल्यू हमारे पास इनफाइनाइट होनी चाहिए। तब हमारे पास जो वाई एक्स है वो काउंट उसकी जो जीरो होगी काउंटेबल इनफाइनाइट होगी, मतलब काउंटेबल होगी, और जो वाई डैश एक्स है उसकी भी काउंटेबल होगी। और इसके सॉल्यूशन अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद चेक करने हैं, हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है उसका एनालिसिस खुद करना है, उनका एनालिसिस आपको क्वेश्चन में आंसर में नहीं दिया हुआ तो वो आपको खुद कंसीडर करना है। और लास्ट क्या है कि y ऑफ x और y डैश x है वो क्या होंगे, नॉन मोनोटोनिक। और CSIR नेट में क्वेश्चन भी इसी टाइप से पूछते हैं कि हमारे पास वो नॉन मोनोटोनिक होंगे, मोनोटोनिक होंगे, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी आ रही है, y x की तो 0 आ रही है, इंफिनिटी आ रही है, तो जस्ट शॉर्ट ट्रिक है, सिर्फ आपको qx का एनालिसिस कर लो कि qx हमारे पास क्या है, और उसके बाद सॉल्यूशन क्या तो अपने आप आ जाएंगे। और सॉल्यूशन हमें वो देखना है जो नॉन ट्रिवियल हो, ट्रिवियल के लिए नहीं है, ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो दिस इज आवर केस सेकंड, ये हमारे पास था केस नंबर 2। अब कुछ पार्टिकुलर केस आते हैं, ठीक है, तो पार्टिकुलर केस देखो क्या होंगे, ये हमारे पास है कुछ पार्टिकुलर केस कि इसमें qx पे क्या कंडीशन है कि qx इज कंटीन्यूअस ऑन ए बाउंडेड इंटरवल, और इंटरवल हमने क्या ले लिया, क्लोज इंटरवल a, b, ठीक है। अब इस पे बाउंडेड है तो qx का कोई सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा और इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा, तो हमने इन्फीमम मान लिया m स्मॉल m और सुप्रीमम मान लिया कैपिटल M, ठीक है, m एंड m आर इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ द q ऑफ x, ठीक है, और दोनों क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलता है रिजल्ट कि इफ y of x be a non trivial solution and if x0 and x1 are two zeros successive zeros of yx, और हमने क्या मान लिया विदाउट लॉस ऑफ जेनेरेलिटी कि x0 क्या है, x1 से छोटा है, ठीक है। तो उसके बाद बोलता है कि इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, यानी x1 माइनस x0, बिकॉज ये हमारे पास ये है मान लो, ठीक है, ये हमारे पास रियल लाइन है, तो ये हमारे पास मान लो x0 है और ये हमारे पास क्या है, x1 है, तो बोलता है इनके बीच में तो ये होगी, ठीक है, इसको हमने क्या बोला है, x1 माइनस x0, दिस इज आवर x1 माइनस x0। तो जो वो है डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस किस किस के बीच में रहेगी, पाई अपॉन रूट ऑफ सुप्रीमम ऑफ q ऑफ x व्हिच इज कैपिटल M and its higher value is pi upon root of small m which is infimum of q of x, ठीक है। तो यही है, उसने यही बोला कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव जीरो, ठीक है। जो मेन नोट करने की बात यहाँ पे क्या है, जो जीरो है हमारे पास वे सक्सेसिव जीरो है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव जीरो ऑफ एनी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आर लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है, ये इंटरवल के बीच में लाई करेंगी कि उसकी जो लोवेस्ट वैल्यू है वो किस क्या होगी, पाई अपॉन रूट ऑफ सुप्रीमम विच इज m एंड द हायर वैल्यू इज पाई अपॉन रूट m which is infimum of q of x, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट हो गया कि डिस्टेंस इससे छोटी इनके बीच में रहेगी। दूसरी है कि अगर उसका जो इन्फीमम है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला है, स्मॉल m, ठीक है, जो इन्फीमम है स्मॉल m वो है, वो अगर इससे ज्यादा है और k क्या है, देन y of x has at least k0 in a, b, जो इंटरवल में कंसीडर किया है, जो बाउंडेड इंटरवल हमने ले रखा है a, b, तो उसकी कम से कम k0 इसके इंटरवल के बीच में होगी अगर उसका जो इन्फीमम है वो इस नंबर से क्या है, बड़ा है और इक्वल है। इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू k स्क्वायर इनटू पाई ऑफ स्क्वायर अपॉन b माइनस a का होल स्क्वायर, वेयर b माइनस a क्या है हमारे पास, इस इंटरवल की क्या है, लेंथ ही तो है हमारे पास। अगर ये हमारे पास इंटरवल हमने ले लिया, इंटरवल हमने ले रखा है, दिस इज आवर a एंड दिस इज आवर b, इज दैट क्लियर। तो इनका डिफरेंस यानी ये इंटरवल हमारे पास a, b, तो अगर हम इसकी डिफरेंस ले तो डिफरेंस क्या आएगा, b माइनस ए, तो वही बोलता है कि b माइनस ए, और ये हमने जो सुप्रीम ले रखा है ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। तो जो अगर उसका इन्फीमम है वो ग्रेटर देन इक्वल हो जाए k स्क्वायर इनटू पाई ऑफ स्क्वायर अपॉन b माइनस a होल स्क्वायर, देन y ऑफ x हैज एट लीस्ट k0, कैपिटल k0, मतलब कम से कम k0 तो होगी ही होगी, किसमें, इस इंटरवल के बीच में, यानी यहाँ पर कम से कम k0 तो होगी ही होगी अगर ऐसी कंडीशन होती है। तो ये हमारे पास लास्ट कंक्लूजन है
ठीक है। और ये क्या था कि डिस्टेंस या फिर डिफरेंस बोल सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव जीरो ऑफ सॉल्यूशन y ऑफ x इज बाउंडेड बाय द फर्स्ट पाई अपॉन रूट ऑफ m एंड पाई ऑफ रूट स्मॉल m। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास कुछ पार्टिकुलर केस थे। अब यहां तक हमने सॉल्यूशन का एनालिसिस कर लिया और दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ स्टर्म थ्योरी। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। इसके बाद आप जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको सोल्व कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं हमें, सारे क्वेश्चन के आइगन वैल्यू निकालना है, आइगन फंक्शन निकालना है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी पेपर सीएसआई नेट का कोई भी पेपर उठा के देख लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो स्टर्म थ्योरी से यानी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन पे ना आया हो। दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। कहीं ऐसा हुआ ही नहीं है। और मोस्टली तो ऐसा होता है कि सिंपल क्वेश्चन हमारे पास 4.75 मार्क्स में पूछ लेते हैं, ठीक है, जो फ्री के नंबर है। मैं बोलता हूं इस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो फ्री के नंबर है, कुछ भी नहीं करना। और जितनी शॉर्ट ट्रिक है मैंने बता दी, ठीक है। एक आधी और शॉर्ट ट्रिक है, जब आप क्वेश्चन करोगे, इसके क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद इंस्टीट्यूशन आ जाएगी। जैसे हमारे पास आई थी कि हमारे पास अगर इमेजिनरी रूट होंगे तो उसी रूट के कोरस्पोंडिंग जो सॉल्यूशन मिलेगा हमारे पास, उसी के हमारे पास कोरस्पोंडिंग क्या लिख देंगे, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन। इसके लिए हमें क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक जनरल क्वेश्चन कर लिया हमने कि जनरल बाउंड्री कंडीशन, जो इस लेक्चर के फर्स्ट में हमने डिस्कस किया है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर हमने स्टर्म थ्योरी को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास दो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होंगी, उनके हमने इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसका क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। यानी ये चैप्टर और इससे अगला चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसका भी एग्जाम में एक ना क्वेश्चन पक्का आता है। और हम इस चैप्टर के कुछ सीएसआईआर नेट के क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो फॉर एनी क्वेरी, एनी डाउट्स, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं बच्चे पूछते हैं उनका क्वेश्चन में पर्सनली पूछते हैं तो उनके आंसर उनको मिल जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर डाउट है तो वो मुझे कॉल करके, मैसेज करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए तो चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।